आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसकी लगने की कंडीशन क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम का कथन क्या है जो उन्होंने प्रयोगों से पता किया था, बायो-सेवर्ट के नियम पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और बायो-सेवर्ट के नियम की जब कूलॉम के नियम से तुलना करते हैं तो उनमें क्या क्या समानताएं आती हैं और क्या क्या असमानताएं आती हैं। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक धारावाही चालक है XY जो मैंने यहाँ चित्र में दिखा रखा है और इस धारावाही चालक के अंदर जिस विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो है I जो Y से किसकी तरफ जा रही है, X की तरफ। अब इस चालक के एक बहुत ही छोटे से भाग जिसकी लंबाई को मैंने कितना मान रखा है DL, जिसमें ये धारा जा रही होगी क्योंकि अगर इसको Y से X की तरफ जाना है तो इस छोटी सी लंबाई से उसको गुजरना होगा और मुझे इस छोटी सी लंबाई DL जिसमें कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से R दूरी पर यह पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बायो-सेवर्ट के नियम को लगाने की जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि बिंदु की लंबाई अवयव से जो दूरी है वो लंबाई अवयव की खुद की जो लंबाई है DL उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा का मतलब यदि R का मान लंबाई अवयव की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है या उससे अधिक ज़्यादा है तो आपका बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। और अगर उससे कम है कि R L की तुलना में बड़ा तो है लेकिन 4 या 5 गुना ही बड़ा है तो फिर बायो-सेवर्ट का नियम नहीं लग सकता। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बायो और सेवर्ट ने मिलकर के ये देखा कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो अनुक्रमानुपाती होता है इस लंबाई के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के। मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की। उसके अलावा यह भी देखा गया कि इस बिंदु पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने लंबाई जो अवयव है उसकी लंबाई क्या ली है। मान लो अभी आपने लंबाई ली DL और चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आ गया DB। अगर आप लंबाई पहले से 4 गुना ज्यादा ले लेते हो 4DL तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। सेम उसकी निर्भरता विद्युत धारा पर भी है कि अगर इस तार के अंदर धारा का मान में घटा करके आधा कर दूं तो धारा घटेगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा और धारा क्योंकि आपने आधी की है तो चुंबकीय क्षेत्र भी घट करके क्या हो जाएगा, आधा। और तीसरी चीज जिसके वो अनुक्रमानुपाती होता है वो है लंबाई अवयव और विस्थापन सदिश के बीच में जो भी कोण है उसके साइन के वो कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। अब ये जो हमारे पास लंबाई अवयव है DL इसको हम पहले एक सदिश में परिवर्तित कर लेते हैं। उसको कैसे करते हैं कि इस लंबाई अवयव पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं और स्पर्श रेखा की 2 दिशाएं होती हैं, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है। तो हमें धारा की दिशा में लेनी है तो लंबाई अवयव की दिशा किस तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये जो लंबाई अवयव की दिशा है और बिंदु को लंबाई अवयव से जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश R। इन दोनों के बीच में जो कोण है उसकी साइन के भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। और एक चीज जिसके वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो है बिंदु की जो दूरी है उसके स्क्वायर के वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 4 कारकों पर निर्भर करती है जिनमें से 3 के वो अनुक्रमानुपाती होती है। किस किस के, धारा के, लंबाई अवयव की लंबाई के और विस्थापन सदिश और लंबाई अवयव के बीच का जो कोण है उसके साइन के। इन तीनों के तो हो गई अनुक्रमानुपाती और जो बिंदु की दूरी है उसके वर्ग के होती है व्युत्क्रमानुपाती। और जैसे हम इन चारों समीकरण को मिलाएंगे तो DB अनुक्रमानुपाती आ जाएगा किसके, IDL sin थीटा और बटे में कितना, R स्क्वायर। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक तो आता ही आता है। और ध्यान रहे इस पूरी यूनिट के अंदर मतलब अध्याय 4 और अध्याय 5 के अंदर जहां हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे वहां अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद जो नियतांक आता है वो है μ0/4π जिसका मान होता है 10⁻⁻7 और IDL sin थीटा बटे R स्क्वायर एज इट इज। और अगर आपको इस नियतांक का मात्रक पता करना है तो वो कैसे पता करोगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका तो होता है टेस्ला, ये आपकी दूरी का जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और बटे में ये जो धारा है एम्पियर ये बटे में जाएगी और ये मीटर जब अपॉन में जाएगा तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट हो जाएगा। और साइन थीटा का कोई भी आपका मात्रक नहीं होता तो उसका मात्रक क्या आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक है। और ध्यान रहे कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में निकालना चाहते हो तो सभी चीजें आपको ऐसा ही मात्रक में डालनी है। धारा को एम्पियर में डालना है, ये जो दूरी और आपकी लंबाई, अवयव की लंबाई है, इसको डालना है मीटर में, और थीटा को डाल करके आपको साइन थीटा का मान निकाल लेना है। वो आप जैसे ही रखोगे आपको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला के अंदर। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी चाहिए। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो निकलती है लंबाई अवयव की जो दिशा है और विस्थापन सदिश की जो दिशा है, उन दोनों के सदिश गुणनफल से। आपको दिख रहा है कि लंबाई सदिश इस तरफ है, विस्थापन सदिश इस तरफ है, तो आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को लंबाई सदिश से किस तरफ घुमाओगे, विस्थापन सदिश की तरफ, तो आपको क्या मिलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और आपको दिख रही होगी वो कैसे आ रही है, इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण तो यही है। और कोई भी चीज अगर तल के लंबवत होती है तो उसे हम डॉट से दिखाते हैं। डॉट क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ये वाला जो है वो इस बोर्ड के तल के कैसा है, लंबवत बाहर की तरफ। और लंबवत अंदर की तरफ आ रहा होता तो हम कैसा दिखा देते, क्रॉस। अब चलिए स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का ये जो नियम है इसको आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करना है। और हमने जो आंकिक प्रश्न लिया है वो कुछ इस तरह से है कि एक अवयव है डेल्टा एल। डेल्टा एल का जो परिमाण है या उसकी जो लंबाई है वो तो है डेल्टा एक्स, और इनटू में क्या है, आई के। वो बता रहा है कि इस लंबाई अवयव की जो दिशा है वो किस तरफ है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ। और ये मूल बिंदु पर चित्रानुसार रखा हुआ है, जबकि इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। और ये जो डेल्टा एक्स है मतलब लंबाई अवयव की जो लंबाई है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता हो कि अगर किसी चालक के अंदर या किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट नियम से तभी निकलता है जब बिंदु की जो दूरी है r वो उस धारावाही चालक की जो लंबाई है या जो लंबाई अवयव है उसकी तुलना में काफी ज्यादा हो। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि r l की तुलना में कितने गुना बड़ा है, क्योंकि जब r l की तुलना में 20 गुना 30 गुना या उससे ज्यादा बड़ा होगा तभी बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। तो r क्या है, बिंदु की दूरी जो कितनी है 0.5 मीटर कह लो आप, या फिर 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। लंबाई अवयव जो है उसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका अनुपात है r/l वो कितना आ जाएगा, 50। तो rl की तुलना में अगर 50 गुना बड़ा है तो बायो-सेवर्ट का नियम लग सकता है। अब वो कहता क्या है कि अगर आप r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पता करना चाहते हो तो सूत्र क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा और बटे में कितना, r²। अब यहां पर बस हमें चीजों को रखना है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पता कर लेना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान तो फिक्स है 10⁻⁻⁷। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इस लंबाई अवयव में, वो बता रखी है कितनी, 10 एम्पियर की। और ध्यान रहे कि विद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होती है लंबाई अवयव की भी दिशा हम उसी दिशा में लेते हैं, क्योंकि धारा धनात्मक एक्स अक्ष में जा रही है। तो लंबाई अवयव की जो दिशा है वो हम किस में लेंगे, एक्स अक्ष में ही लेंगे। तो लंबाई अवयव है कितना, 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में निकालना चाहते हो तो सारी चीजें ऐसा ही मात्रक में डालें, तो लंबाई डालनी पड़ेगी आपको मीटर में। और बिंदु की जो दूरी है r वो है 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। मैंने 0.5 का स्क्वायर कर दिया है। और इनटू में क्या है, साइन थीटा। थीटा क्या होता था कि हमारा ये जो लंबाई अवयव जिस दिशा में है वो है धनात्मक एक्स अक्ष दिशा में, और विस्थापन सदिश मतलब बिंदु को लंबाई अवयव से जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश। दोनों के बीच में जो कोण है उसे हम थीटा कहते हैं। उसकी साइन की वैल्यू आपको डालनी है तो कितना आ जाएगा, sin 90, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। तो ये 1 हो गया आपका। 10 की घात देखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -7 और 1 -6 गुणा -2 कितना आ जाएगा, -8। और 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला। ये इस बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। और बात करें अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो बायो-सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो dl क्रॉस r से दी जाती है। dl किस तरफ होता है, धारा की दिशा में, तो वो तो आ गया धनात्मक एक्स अक्ष में।
और आपका ये जो विस्थापन सदिश है वो है y अक्ष में। तो आपको करना क्या है, दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाना है dl से r की तरफ, और dl से r की तरफ जाते हुए अगर आपको वामावर्त जाना पड़ता है घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, तो आपका इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, इस तल के लंबवत, और कैसा, बाहर की तरफ। वरना आप देख सकते हो ये रही दाएं हाथ की उंगलियां, जैसी मैं उंगलियों को घुमाऊंगा dl से r की तरफ तो मेरा अंगूठा दाएं हाथ का क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कैसे आ रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब हमें ये तो पता लग गया कि बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके एक छोटे से लंबाई अवयव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा किस तरह से पता करते हैं। अगर आपको बायो सेवर्ट का नियम सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप का मतलब क्या है कि आपको एक ही सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी चाहिए, साथ के साथ दिशा भी चाहिए। तो वो कैसे लिखोगे आप कि जो बायो सेवर्ट नियम का अदिश रूप है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में कितना, आर स्क्वायर। इसमें आप आर से तो कर दोगे विभाजन और आर से ही कर दोगे गुणा। उससे होगा क्या कि ऊपर ये जो डी एल और आर है ये दोनों ही सदिश राशियां हैं। देखो ये क्या है, लंबाई अवयव को मैंने एक दिशा दे रखी है धारा की दिशा में, यह है हमारा विस्थापन सदिश। और अगर दो सदिश आपके पास हैं और वो ऐसे लिखे हुए हैं, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इनटू में साइन थीटा, तो उसको हम ए क्रॉस बी मतलब पहले सदिश और दूसरे सदिश के सदिश या वेक्टर गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो ऐसे ही रहने देना है, विद्युत धारा को भी ऐसे ही रहने देना है। ये जो आर स्क्वायर इंटू आर है वो क्या हो जाएगा, बटे में आर क्यूब, और इनटू में ये जो डीएल आर साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर। इसको हम कहते हैं बायो सेवर्ट नियम का सदिश निरूपण। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी है और साथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। दिशा ये रही डीएल क्रॉस आर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, वो नियम लगता कब है और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो बायो सेवर्ट का नियम है वो बहुत छोटे से धारावाही लंबाई अवयव के लिए लगता है। बिल्कुल इसी तरह से कूलाम का जो नियम है वो भी बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। तो किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और किसी एक छोटे से धारावाही लंबाई अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना अगर हम करें तो ये जो तुलना है वो वास्तव में किस किस की तुलना कहलाएगी, कूलाम के नियम की और बायो सेवर्ट के नियम की। क्योंकि ये जो छोटा सा हमारा लंबाई अवयव है वो किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसका मान हम कैसे निकालने हैं, बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके। वो क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और जब आप किसी एक बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता करते हो तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालते हैं कूलाम के नियम का प्रयोग करके, कि पहले यहां पर एक आवेश लाकर रखते हैं, फिर वो जो भी बल अनुभव करता है उसको उसी आवेश से कर देते हैं विभाजित। तो इस बिंदु आवेश Q की वजह से यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैसे निकलती है, कूलाम के नियम का प्रयोग करके। और वैद्युत स्थितिकी में या फिर स्थिर वैद्युतिकी के अंदर सबसे छोटा जो आवेशित निकाय हो सकता है जिसकी वजह से हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं वो है बिंदु आवेश। बिल्कुल इसी तरह से पूरे चुंबकत्व के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर सबसे छोटा चुंबकीय निकाय जो हो सकता है वो हो सकता है क्या, एक बहुत ही छोटा सा लंबाई अवयव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मुझे इन दोनों के अंदर समानताएं और असमानताएं देखनी है। तो पहली समानता यह है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या फिर छोटे से धारावाही लंबाई अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, दोनों ही दूरी के वर्ग के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम और बायो सेवर्ट का नियम दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। उसके अलावा बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो या धारावाही लंबाई अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों ही सदिश राशियां होती हैं। तो अगर किसी बिंदु पर एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र हैं या एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र हैं तो उनको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, आपको उन्हें जोड़ना पड़ेगा सदिशों को जोड़ने के नियम का प्रयोग करके। उसके अलावा ये दोनों ही, कूलाम का नियम हो या बायो सेवर्ट का नियम, दोनों ही बहुत ही लॉन्ग रेंज में, मतलब इनकी जो परास है वो काफी ज्यादा होती है। अगर किसी आवेश के हम बिल्कुल पास चले जाएं, मतलब आर की वैल्यू 0 से बस छोटी सी बड़ी, या कहें 0 से लेकर के वैद्युत क्षेत्र के बाहर तक, मतलब अनंत तक
आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है यहां हम R का मान 0 से लेके अनंत तक रख सकते हैं। बात करें इन दोनों की असमानताओं की, तो असमानता में पहली चीज क्या है कि वैद्युत क्षेत्र एक अदिश भौतिक राशि से उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत आवेश, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि से उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं I.dl। यहां पर धारा तो हमारी अदिश राशि है, लेकिन ये जो हमारा लंबाई अवयव है इसको हमने एक सदिश राशि में परिवर्तित कर लिया है स्पर्श रेखा डाल करके, और उसकी दिशा कौन सी ली हमने, जिस दिशा में विद्युत धारा होती है। तो ये होगी पहली असमानता। दूसरी असमानता क्या है कि ये जो हमारा आवेश होता है बिंदु आवेश, वो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो विस्थापन सदिश की दिशा में या फिर उसके जस्ट विपरीत, मतलब इसी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जबकि बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उस तल के ही लंबवत होता है जिसके अंदर वो लंबाई अवयव और विस्थापन सदिश दोनों आ रहे हैं। तो ये लंबाई अवयव और विस्थापन सदिश कहाँ आ रहे हैं, बोर्ड वाले तल में। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा आता है, इस तल के लंबवत बाहर आ सकता है या फिर अंदर आ सकता है। और तीसरी असमानता यह है कि अगर आप बिंदु की दूरी को समान रखते हुए अगर उसकी दिशा बदलते जाते हो तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है KQ/R², इसके परिमाण पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बायो-सेवर्ट के नियम को लगा करके हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे होते हैं, तो अगर हम दूरी को समान रखते हुए भी अगर दिशा को बदलते जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदलता चलता है, क्योंकि DL और R के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो भी परिवर्तित होता जाता है। और अगर ऐसा हो कि आप लंबाई अवयव की दिशा में ही ले आओ उस बिंदु को, तो थीटा का मान 0 होने की वजह से ये जो साइन 0 है वो 0 हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आप लंबाई अवयव की दिशा में चले गए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, और अगर आप लंबाई अवयव के लंबवत रहे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बायो-सेवर्ट का नियम कब और किस तरह से लगता है। अब इसी बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके हम एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर या एक वृत्ताकार जो चाप है उसके केंद्र पर, जिसे हम सर्कुलर आर्क भी कहते हैं, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, एक धारावाही वृत्ताकार चाप के केंद्र पर या आर्क के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से कैसे निकालते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप तीसरे अध्याय धारा विद्युत्की से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हो।